हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। और हम लेकर के आ गए आपके लिए आरआरबी का जो अभी एग्जाम चल रहा है, मिनिस्ट्रियल कैटेगरी का और आइसोलेटेड कैटेगरी का, उसके लगातार एग्जाम्स चल रहे हैं। तो उसका 17 दिसंबर का हम एग्जाम पेपर का एनालिसिस लेकर के आ गए हैं। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों पेपर का हम एनालिसिस लेकर के आ गए हैं। इसमें आपको हम बताएंगे जीके, साइंस और मैथ्स के भी कुछ प्रश्न मिल गए हैं, तो मैथ्स के भी प्रश्न हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं। अब देखिए, ये जो वीडियो है वो महत्वपूर्ण होने वाला है। जो एनटीपीसी का एग्जाम देंगे जो लोग ग्रुप डी का एग्जाम देंगे, उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमने जहाँ तक देखा है तो शिफ्ट 1 के ही जो क्वेश्चन है वो शिफ्ट 4 में आकर के यहाँ पर रिवाइज हो रहे हैं। तो प्रश्न लगातार रिवाइज हो रहे हैं, तो इसकी हमने एक अलग से प्लेलिस्ट बना करके रख दी है। आप क्या करेंगे, प्लेलिस्ट जाकर के देख लेंगे। जितने भी पेपर होते रहेंगे हम सब का वीडियो आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। एग्जाम एनालिसिस आराम से आप देखते रहिए, आपका 100% एग्जाम क्लियर हो जाएगा अगर आप बार बार इन प्रश्नों को रिवाइज करते रहेंगे। आइए बिना समय गंवाए हुए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से शिफ्ट 1 स्टार्ट हो रही। शिफ्ट 1 में पहला प्रश्न आया था, आगरा के किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी। तो इसका आंसर है शाहजहां ने आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। उसके बाद हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। तो किस राज्य ने चाय श्रमिकों के लिए आवास कार्यक्रम शुरू किया है। तो पश्चिम बंगाल राज्य ने चाय श्रमिकों के लिए आवास कार्यक्रम शुरू किया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री आपको पता ही है, ममता बनर्जी जी हैं। प्रश्न नंबर 3 है, किसी तरल पदार्थ की बूंद के गोलाकार रूप धारण करने का कारण क्या होता है। तो पृष्ठ तनाव की वजह से जो बूंद होती है उसका आकार जो है वो गोलाकार हो जाता है। प्रश्न नंबर 4 है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है वर्तमान में। तो आनंद प्रकाश माहेश्वरी जो है वो सीआरपीएफ के वर्तमान में महानिदेशक हैं। प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 है, सड़कों को प्रकाशित करने के लिए प्रयुक्त बत्तियां किस क्रम में संयोजित होती हैं। ये आपका साइंस का प्रश्न है। तो समांतर क्रम में यहाँ पर संयोजित किया जाता है सड़कों को प्रकाशित करने वाली जो लाइट होती हैं, जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, उनको। प्रश्न नंबर 6, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है संविधान की 8वीं अनुसूची में। संविधान से लगातार प्रश्न आ रहे हैं। कल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में पूछा था, ठीक है। परसों अस्पृश्यता का अंत जो आर्टिकल 17 है उसके बारे में पूछ लिया था। तो लगातार प्रश्न आपके संविधान से बनकर के आ रहे हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। तो 1 अप्रैल को भारत की पहली कोरोना वायरस बीमा पॉलिसी का अनावरण किसके द्वारा किया गया। तो जो फ़ोन पे है आपका, जो डिजिटल यहाँ पर पेमेंट किया जाता है फ़ोन पे के माध्यम से, तो फ़ोन पे ने सबसे पहले 1 अप्रैल को भारत की कोरोना वायरस बीमा पॉलिसी का अनावरण किया है। महत्वपूर्ण है, ये करंट अफेयर का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 8 है, उड़ते हुए वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है। तो ऑल्टीमीटर की मदद से हम उड़ते हुए वायुयान की ऊंचाई को मापते हैं कि कितनी ऊंचाई पर वायुयान उड़ रहा है। चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है। तो तमिलनाडु से संबंधित मानी जाती है भरतनाट्यम नृत्य शैली, ठीक है। ये प्रमुखतः नृत्य जो है, नृत्य के प्रश्न आपके लिए पूछे जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी नृत्य भी आ चुका है। स्टैटिक जो प्रश्न है वो लगातार बन करके आ रहे हैं। प्रश्न नंबर 10 है, किस राज्य की सरकार ने सरकारी सेवाओं की होम डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए जन सेवक योजना की शुरुआत की है। तो कर्नाटक सरकार ने जन सेवक योजना की शुरुआत की है। ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है आगामी परीक्षाओं के लिए। और मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स के लिए एक हम अलग से वीडियो लेकर के आने वाले हैं। आपका पूरा मतलब सॉल्यूशन जो होगा, जितने भी प्रश्न अभी तक आइसोलेटेड कैटेगरी में मैथ्स के आ चुके हैं उनका सॉल्यूशन हम आपके लिए बहुत जल्द लेकर के आने वाले हैं। एक अलग से वीडियो होगी जिसमें हम 15, 16 और 17 तीनों एग्जाम के जो मैथ्स के क्वेश्चन हैं उनको हम आपके लिए लेकर के आएंगे। एक सरल विधि से, ट्रिक के माध्यम से हम उसको सॉल्व करके आपको दिखाने वाले हैं। प्रश्न नंबर 11 आया है, मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी किसके समानुपाती होती है। तो इसका आंसर है पिंड की मात्रा के समानुपाती होती है अगर मुक्त अवस्था में कोई पिंड नीचे गिर रहा है तो, ठीक है। प्रश्न नंबर 12 है, सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे। तो नॉर्मल सा प्रश्न है। तो कपिल देव कप्तान थे सन 1983 में जब भारतीय टीम जो है क्रिकेट जीती थी। अब देखिए, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपके महेंद्र सिंह धोनी है, इन्होंने कब कब वर्ल्ड कप जीता, कब कब आईसीसी ट्रॉफी जीती, कौन कौन सी ट्रॉफी जीती है। तो महेंद्र सिंह धोनी से संबंधित प्रश्न आ सकता है। प्रश्न नंबर 13 की ओर चलते हैं। तो बिजली के चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है। काफ़ी अंदर जाकर के प्रश्न पूछा है, साइंस का ये प्रश्न है। तो NO2 गैस जो है वो उत्पन्न होती है बिजली के चमकने पर। प्रश्न नंबर 14 आया था, 20 जनवरी 2020 को ऑस्ट्रेलिया ने किसे अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया था। तो इसका आंसर है किरण मजूमदार शॉ को यहाँ पर सम्मानित किया गया था 20 जनवरी 2020 को ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर।
तो प्रश्न नंबर 15 है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 16 है 1 सितंबर 2020 को की गई घोषणा के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम कहां पर बनेगा? तो गुजरात में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम 1 सितंबर 2020। अभी हाल का लगभग 2 महीने पहले की करंट आपसे पूछ ली है, तो करंट तो बन रही है भैया। चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। तो प्रश्न नंबर 17 है विश्व में अभ्रक यानी माइका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भारत। भारत में, हमारे प्यारे भारत में सबसे अधिक अभ्रक का उत्पादन होता है। प्रश्न नंबर 18 है प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो सेलुलोज जो होता है वो प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 19 की ओर चलते हैं। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो आंसर है इसका शुक्र और यूरेनस जो होता है, ये दोनों ग्रह अपनी जो धुरी होती है इस पर पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमते हैं। भूगोल से ये प्रश्न आपसे पूछ लिया है। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 है 8 जुलाई को यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है जयंत कृष्णा को नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 20 जो आपका है 8 जुलाई को यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल का नया सीईओ जयंत कृष्णा। प्रश्न नंबर 21 की ओर चलते हैं। तो जीन्स होते हैं मानव शरीर में बनाने वाली डीएनए की जो डबल हेलिकल संरचना को किसने प्रतिपादित किया था? तो वॉटसन और क्रिक ने यहाँ पर प्रतिपादित किया था। जो मानव शरीर के अंदर जीन्स बनते हैं जिनसे कि अपने जो आनुवांशिक गुण होते हैं वो अगली पीढ़ी में जाते हैं डीएनए की सहायता से। तो डीएनए की डबल हेलिकल संरचना को किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका आंसर है वॉटसन और क्रिक ने यहाँ पर डीएनए की डबल हेलिकल जो आपकी संरचना है इसको प्रतिपादित किया था। प्रश्न नंबर 22 है स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोतों एवं परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर है 17 मीटर होनी चाहिए अगर आपको स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनना है। अब तो प्रतिध्वनि का मतलब क्या है? प्रतिध्वनि का मतलब है जैसे कि आप कहीं पर खड़े हैं और आप आवाज़ लगाते हैं, सामने कोई दीवार है, उससे टकरा करके जो ध्वनि वापस आएगी, तो वो जो दूरी होनी चाहिए वो 17 मीटर की अगर दूरी होगी तो आपको वो आवाज़ सुनाई पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पर प्रतिध्वनि पूछ ली है। अब आपसे पूछा जा सकता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो वो जो दूरी होती है वो 25 मीटर होती है। यहाँ पर दृष्टि की दूरी जो 25 मीटर होती है और आपकी जो परावर्तक के बीच की स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए होती है वो आपकी 17 मीटर होती है। तो अगले एग्जाम में आपसे क्या पूछा जा सकता है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो न्यूनतम दूरी जो होती है वो 25 मीटर होती है। आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा 101% आप याद कर लीजिएगा। ये सारे के सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है, आपकी अगली शिफ्ट में आएंगे और एनटीपीसी ग्रुप डी में ये सारे प्रश्न रिवाइज होंगे। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि एनटीपीसी का एग्जाम जो है 28 दिसंबर से होना तय हो गया है। जिनके पास मेल आ गया है उसके ऊपर हमने एक वीडियो अलग से बनाई है। जिनके पास मेल आ गया है उनका एग्जाम 28 से स्टार्ट होगा। 28 से 13 तक फर्स्ट फेज में 23 लाख स्टूडेंट्स का एग्जाम होगा। उसके बाद सेकंड फेज स्टार्ट होगा, उसके बारे में बाद में बताया जाएगा, उनका ईमेल बाद में आएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 23 की ओर चलते हैं। तो जितना भी समय आपको मिल रहा है आप हर एक प्रश्न का रिवाइज बार बार कर लीजिए। हम जो प्लेलिस्ट बना रहे हैं उस प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियो एक तरफ से देख लीजिएगा। तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रह सकता है? तो इसका आंसर है 65 वर्ष तक अपने जो उसकी 65 वर्ष की आयु है तब तक वह अपने पद पर रह सकता है। प्रश्न नंबर 24 है 31 अगस्त 2020 को भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया? तो प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है 31 अगस्त 2020 को, जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जिनका निधन हो गया तो कब हो गया? तो प्रधानमंत्री जो आपके हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी 15 अगस्त से एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को उनका निधन हो गया था। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, उनकी किताबों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है और जो पोखरण अभियान उन्होंने करवाया था वो भी आपसे पूछा जा सकता है। इतने प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जो महान व्यक्तित्व हैं जिनका भी निधन हुआ है और जो एक्टर्स हैं जैसे सुशांत सिंह राजपूत की बात करते हैं, इरफान खान की बात करते हैं और राहत इंदौरी की बात करते हैं, तो इन लोगों के ऊपर हमने एक अलग से वीडियो बनाया है। जो भी यहाँ पर महान व्यक्तित्व जिनका भी निधन हुआ है तो आप चैनल के अंदर जाइए, वो वीडियो सर्च करके उसको देख लीजिएगा। एक भी प्रश्न आपका वहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है। सारे जो भी महत्वपूर्ण जो निधन हुए हैं इस वर्ष उनको हमने वहाँ पर कवर किया है। ठीक है, तो वो वीडियो जा करके जरूर देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं, हम ऐसा करेंगे आपको जो है सजेस्ट में आई बटन पर आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगा। आई बटन पे हम उसको सजेस्ट कर देंगे। ऊपर आपको आई बटन दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको वो वीडियो भी मिल जाएगा। तो 1 से 2 प्रश्न आपके वहां से क्लियर हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 25 है 20 मई को किस तूफान ने ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल में भारी तबाही मचाई? तो इसका आंसर है अम्फान। जो तूफान आया था उसने 20 मई को ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भारी तबाही मचाई थी। चलिए प्रश्न नंबर 26 की ओर चलते हैं।
तो पौधों में जीवन होता है, यह बात किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो जगदीश चंद्र बसु ने बताया था कि पौधों में भी जीवन होता है और पौधों को काटना नहीं चाहिए। बाकी पौधों के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, जायम और फ्लोएम। तो जो फा से आप याद कर लीजिए, फा से होता है भोजन, तो जो भोजन होता है वो पौधों को फ्लोएम की माध्यम से मिलता है। और जा से याद कीजिए जल, तो जल जो होता है वो आपको, जो आपके पौधे होते हैं उनको जाइलम की मदद से जल प्राप्त होता है। तो फ्लोएम और जाइलम से लगातार प्रश्न बन के आ रहे हैं। जेल पहरी मध्य प्रदेश में जो एग्जाम चल रहा है उसमें भी प्रश्न बन करके आ रहे हैं। बाकी पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड अपना ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं और हमको प्राणवायु देते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 27 है, नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन चालू किया था? तो महात्मा गांधी से हर शिफ्ट में प्रश्न आ रहा है, लगातार करो या मरो। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन ऑलरेडी आ चुका है, फिर से देखिए रिवाइज होकर के आया है। इसके बाद बात करते हैं तो 1942 वाला आंदोलन आपका आया था। ठीक है। और लगातार मतलब कि महात्मा गांधी से लगातार प्रश्न आ रहे हैं, तो महात्मा गांधी को आप एक बार पढ़ करके जरूर जाइएगा एग्जाम्स में। और हमने सारे प्रश्नों को कवर किया है अपनी जो हमने वीडियो फर्स्ट पेपर से लेकर के अभी तक बनाई है। तो इसका आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है नमक कानून तोड़ने के लिए प्रारंभ किया गया था। दांडी तक गए थे, दांडी में जाकर के इन्होंने नमक को उठा करके और इस कानून को तोड़ा था। ठीक है। प्रश्न नंबर 28 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 28 है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? तो पोटेशियम की आवश्यकता होती है अगर आपको हृदय की धड़कन जो है नियंत्रित करना है। जो भी हार्ट अटैक के मरीज होते हैं उनको पोटेशियम से युक्त जो है खाना लेना चाहिए। प्रश्न नंबर 29 है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? तो देशांतर रेखा कहते हैं उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है। प्रश्न नंबर 30 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 30 है, 6 मार्च 2000, ये देखिए गलत यहाँ पर कर दिया है, टाइपिंग एरर हो गया है। तो 6 मार्च 2020 को नमस्ते ओरछा महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? तो मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया और मध्य प्रदेश में ही ओरछा स्थित है। तो 2020 कर लीजिएगा, यहाँ पर ये गलती से एरर हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो 6 मार्च 2020 को नमस्ते ओरछा महोत्सव मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। अब देखिए ओरछा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यूनेस्को ने अपनी टेंटेटिव लिस्ट में ओरछा को यहाँ पर रखा है, यानी आगे चल करके ओरछा को शामिल किया जा सकता है विश्व धरोहर की सूची में। तो ओरछा से लगातार प्रश्न बनेंगे। बेतवा नदी ओरछा में ही बहती है। रामलला का प्रसिद्ध मंदिर ओरछा में ही स्थित है। ठीक है। हरदौल की मनौती कहां पर मनाई जाती है? तो ओरछा में ही मनाई जाती है। टीकमगढ़ जिले में स्थित है ओरछा। ठीक है। अभी नया नया टीकमगढ़ जिले को ये ओरछा दिया गया है। ठीक है। चलिए अब आप यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं मैथ्स। हालांकि हमने यहाँ पर आंसर दे दिया है, लेकिन मैथ्स के लिए है कि हम अलग से वीडियो बना करके ले आने वाले हैं जो आपके 15, 16 और 17 तीनों एग्जाम के जो भी एग्जाम में आपके मैथ्स के प्रश्न आए हैं उनको हम अगली वीडियो में लेकर के आपके लिए आने वाले हैं। एनिमेटेड वीडियो होगा, आपको बहुत बड़े अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, तो मैथ्स में प्रश्न आया था, दोनों शिफ्ट के प्रश्न है कि 200 तथा 400 के बीच 2, 3 और 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी है? तो इसका आंसर है 17। कैसे करेंगे? तो 2, 3 और 4 का एलसीएम ले लीजिए, 12 आ जाएगा। 200/12 माइनस 400/12 और जो आपका आंसर आ जाएगा उससे एक ज़्यादा कर दीजिए तो यही आपका आंसर 17 हो जाएगा। 16 पॉइंट कुछ आंसर आएगा तो उससे बड़ा यानी कि +1 कर देंगे तो 17 आपका आंसर हो जाएगा। हम सॉल्यूशन बहुत जल्दी लेकर के आने वाले, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 32 देखिए, राम और श्याम की आयु का अनुपात 2:3 है। यदि 10 वर्ष बाद यह अनुपात 3:4 हो जाए तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? बड़ा सरल सा प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा 30:20। आप सॉल्व करके देख सकते हैं, हालांकि सॉल्यूशन हम लेकर के आएंगे। प्रश्न नंबर 33 है, 210 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 290 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? तो स्पीड एंड डिस्टेंस से प्रश्न आया है, तो ये भी आप कर सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 34 की ओर चलते हैं। तो 3 संख्याओं का योग 140 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी तथा तीसरी संख्या की 4 गुनी है। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं रेलवे के एग्जाम्स में, नॉर्मल से प्रश्न आ रहे हैं। हालांकि मध्य प्रदेश जेल पहरी की बात करें तो यहाँ पर धुआं कर दिया है। मध्य प्रदेश जेल पहरी में जो एग्जाम्स के प्रश्न आ रहे हैं सीधे सीधे मेंसुरेशन से प्रश्न उठा रहे हैं वो लोग। तो जिसका भी एमपी में आगे एग्जाम आने वाले, जैसे कि एमपी पुलिस की बात करते हैं, एमपी एसआई की बात करते हैं, तो मेंसुरेशन वाला टॉपिक आप क्लियर कर लीजिएगा, लगातार प्रश्न बन करके आ रहे हैं। प्रश्न नंबर 35 है, एक दुकानदार ने 1 रुपये में 12 टॉफी खरीदकर 20% लाभ पर बेचता, तो बताइए कि उसे प्रत्येक टॉफी पर मतलब बेचता है और उसको 20% का लाभ होता है, तो प्रत्येक टॉफी पर कितनी दर से बेची? मतलब 1 रुपये की 12 टॉफी खरीदी तो किस दर से बेची, ये आपसे पूछा गया है। चलिए प्रश्न नंबर 36 देखते हैं। कोई धनराशि 5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष अधिक हो जाती है। तो देखिए, साधारण ब्याज की दर 3 वर्ष अधिक होती है तो 105 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो मूल राशि क्या है? ऐसे प्रश्न नॉर्मल से आ रहे हैं, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसका वीडियो हम बहुत जल्द लेकर के आने वाले, मैथ्स वाले जो भी प्रश्न आपको दिखाए गए हैं, तो 15, 16 और 17 तीनों एग्जाम्स के मैथ्स के प्रश्न हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं सॉल्यूशन के साथ में। अब देखिए, ये वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत मेहनत लगती है अलग अलग जगह से प्रश्न को कलेक्ट करने में, आप लाइक कर देंगे तो हमारा उत्साह बढ़ जाएगा।
उसके बाद बात करते हैं, तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास में कि जो रेलवे के एग्जाम्स आने वाले हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी, वे उनमें ऐसे प्रश्न आएंगे और इनको हम सॉल्यूशन करा रहे हैं। आपका अपना चैनल सक्सेस जंक्शन सॉल्यूशन इसका करा रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार आए हैं। नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास सीधे नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, तो आपको बिल्कुल भी देरी नहीं होगी और ना ही कोई वीडियो आपको सर्च करना पड़ेगा। तो जल्द ही मिलते हैं मैथ्स वाली वीडियो के साथ में और अगला एग्जाम के एनालिसिस के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।